नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी मित्रों का हृदय की गहराइयों से स्वागत कर रहा हूं। सभी मित्र आ जाएं, जितने भी मित्र इधर उधर हैं सभी मित्र आ जाएं। मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है मित्रों, शिक्षण विधियों के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं सीसीई। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सभी जल्दी से जल्दी इस टॉपिक का आनंद लेने के लिए उपस्थित हो जाए। मित्रों, बहुत अच्छा टॉपिक है और आप इस टॉपिक का आनंद जरूर लेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ चुके हैं, सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आज मधुरम हिंदी की तरफ से जो रीट के लिए ऑफर प्रारंभ किया गया था 51 रुपए में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लो या सेकंड के रूप में, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आज मधुरम हिंदी के इस कोर्स को अपना बनाया है। मित्रों, इस ऑफर का उद्देश्य था आप सब जहां भी बैठे हैं वहां बैठकर अच्छे से तैयारी करें। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं और मुझे ये अच्छे से पता है कि हिंदी दिखने में बहुत सरल है और 30 में से 30 प्रश्न आपके सही हों, इसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास आप सबके लिए था और निरंतर उसमें हम और वीडियो अपलोड करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जितने वीडियो अंदर हैं उनको अच्छे से देखिएगा। बहुत सारे आपके पीडीएफ्स भी डाल रखिए, उसका भी आनंद लीजिएगा। और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं क्लास से। एक बार जरूर क्लास को आप लाइक कर दीजिए मित्रों और शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं एक साथ कक्षा से जुड़ जाएं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, तो आप सभी का स्वागत है। मित्रों, देखिएगा, हम बात करते हैं आज की कक्षा की और शुरुआत करते हैं सुविचार से। मित्रों, सुविचार हमें बहुत मजबूती देता है हमारे विचारों में। अगर खुद को कामयाब बनाना है तो अच्छा बोलना और बुरा सुनने की आदत डाल लो। कितनी बड़ी बात कह दी है। अगर खुद को कामयाब बनाना है तो अच्छा बोलना और बुरा सुनने की आदत डाल लो। इसलिए मित्रों, हमें बोलना बहुत अच्छे से है और साथ ही साथ कभी अगर हमें कुछ इस तरह की बातें सुननी पड़े तो कोई बात नहीं, हम इतिहास रचने वाले लोगों में से होंगे। इसलिए निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छी तैयारी करें। बहुत सारे लोग आपको अभी कुछ न कुछ सुनाते होंगे, हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तैयारी के फेज में हैं। और जब तैयारी के फेज में है तो बहुत सारे मित्र या परिवार के हमारे कुछ सदस्य हमें कुछ सुना देते हैं तो हम उसको अन्यथा नहीं लेंगे और बहुत आगे की तरफ हमको बढ़ना है, इसलिए हम अन्यथा न लेते हुए आगे बढ़ेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे। आइए आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं और भी जितने मित्र इधर उधर हैं सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है मित्रों, हिंदी शिक्षण विधियां रीति विज्ञान के अंतर्गत आप देखेंगे हमारी 19वीं क्लास है मित्रों, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। मित्रों, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जिसको व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं और शॉर्ट में जिसको हम सीसीई के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के नाम से हम जानते हैं। आज हम इसके अर्थ के बारे में, महत्व के बारे में, परिभाषा के बारे में और बिंदु प्रणाली के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। पहले हम मित्रों जो सेंट्रल लेवल पर सीसीई का कहीं न कहीं हमारे पूरे शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके सेकंड भाग में हम राजस्थान में सीसीई कब से लागू हुआ, किन किन कक्षाओं में लागू हुआ, इनके ऊपर विस्तार से पढ़ेंगे। तो सीसीई की हमारी 2 कक्षाएं होने वाली है, एक कक्षा आज है और एक कक्षा हमारी कल होने वाली है। इसलिए बहुत इत्मीनान के साथ आपको सीसीई पढ़ना है। सीसीई बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। निश्चित तौर पर परीक्षाओं में इस चैप्टर से कम एक प्रश्न और अधिकतम 2 प्रश्न आए हैं। आप पिछले वर्षों के पेपर्स उठाकर देख लीजिए, सीटेट हो या रीट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, जहां भी देखिएगा आप, यहां पक्का सतत एवं समग्र मूल्यांकन के बारे में प्रश्न निश्चित तौर पर आया है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि अभी भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं कुमकुम और लच्छे की कीमत में, है ना, शगुन का 51 रुपए का कोर्स खरीद रहे हैं और 9 बजे तक का हमने समय दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का आग्रह है कि सर हम बस कुछ लेट हो गए, ऐसा कुछ है, तो इस ऑफर को हमने एक्सटेंड कर लिया है सुबह 9 बजे तक। मित्रों, तो आप जितने भी मित्र सुन रहे हैं, सुबह 9 बजे तक इस ऑफर की वैलिडिटी है। जितना लाभ आप लेना चाहते हैं स्वयं लें और मित्रों तक इस लाभ को पहुंचाएं मित्रों, ताकि आप देखिएगा 51 रुपए में मित्रों हिंदी की किताब नहीं आती है ना, लगभग 150 से 200 रुपए की किताब होती है हिंदी की, अगर हम लेने के लिए जाएं मित्रों, और 150 प्लस वीडियोस इन सारे कोर्सेज में मैं डालने वाला हूं। इसलिए आप निश्चिंत होकर
कोर्स को लीजिएगा और इसका उपयोग आपको आगे बढ़ने के लिए करना है मित्रों। अपने मित्रों तक भी इस बात को पहुंचाइएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, और ये स्पेशली आप देखिएगा सेकंड ग्रेड रीट सीटेट के लिए बहुत स्पेशल क्लास रहने वाली है। तो सभी मित्र जो हैं बहुत मनोयोग के साथ जुड़ जाएंगे, और आप सबका ध्यान जो है स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, इधर उधर कहीं पर भी कुछ नहीं आपको देखना है, केवल स्क्रीन देखनी मित्रों। देखिए 3 शब्द हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे मित्रों। सबसे पहला शब्द है सतत, दूसरा शब्द है समग्र, ठीक है, और तीसरा शब्द है मूल्यांकन। अंग्रेजी में जिसको हमने कहा CCE, यानी 2 बार C है और 1 बार E है। E का अर्थ है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। C का अर्थ है कंटिन्यूअस, है ना। हम पिछले 6 माह से कंटिन्यूअस जो है YouTube पर और मधुरम हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। एंड कॉम्प्रिहेंसिव, अंग्रेजी में कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, है ना, या समग्र, पूरा। तो इवेल्यूएशन की बात कर रहे हैं मित्रों। तो आप देखिएगा सतत शब्द के बारे में जब हम चर्चा करते हैं मित्रों, तो सतत का अर्थ है निरंतर, निरंतर, लगातार, हर रोज, प्रतिदिन या अनवरत, जैसे भी आप कह सकते हैं। देखिए मित्रों, एक बालक जब किसी विद्यालय में प्रवेश करता है, मान लीजिए 7:30 का समय है और बच्चा जो है 7:30 बजे विद्यालय की फाटक में प्रवेश करता है ना। तो बच्चे के फाटक में प्रवेश करने से लेकर पुनः प्रस्थान करने तक बच्चे का निरंतर क्या होता है मित्रों, इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है, ठीक है मित्रों। हम इसके बाद अगला जो बिंदु लेने वाले हैं वो मूल्यांकन और मापन लेने वाले हैं, उसको हम विस्तार से अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि मूल्यांकन का जो दायरा है मित्रों बड़ा व्यापक होता है, और मापन का दायरा सीमित होता है। मापन का कार्य है अंक देना, और मूल्यांकन का कार्य है कि पूरा अवलोकन करना। जैसे बच्चा फाटक में घुसा तब से लेकर कक्षा शिक्षण की प्रक्रियाओं के दौरान, प्रार्थना सभा के दौरान, खेलकूद की एक्टिविटीज के दौरान या अन्य को करिकुलर एक्टिविटीज के दौरान वो बच्चा किस किस तरह से भाग ले रहा है, किस उत्साह का प्रदर्शन कर रहा है, वो सब जो है अवलोकित किया जाता है शिक्षकों के द्वारा। इसको हम कहते हैं मित्रों मूल्यांकन। और ये मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, ये मूल्यांकन सतत होना चाहिए। एक दिन हुआ और बंद कर दिया, ऐसा नहीं। ये मूल्यांकन सतत होना चाहिए और समग्र होना चाहिए, यानी बच्चे के सभी प्रकार के पहलुओं का ध्यान रखते हुए ये मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसी मूल्यांकन को हम कहते हैं सतत एवं व्यापक या सतत एवं समग्र मूल्यांकन मित्रों, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन आपको ध्यान में आ गया होगा। दूसरा शब्द है मित्रों समग्र। समग्र का अर्थ होता है व्यापक, जिसका दायरा बहुत ज्यादा हो, विस्तृत, और कह सकते हैं संपूर्ण या पूरा। ये समग्र का अर्थ है मित्रों। मूल्यांकन शब्द जो है बहुत व्यापक है, जिसको हम कहेंगे परख, जांच, अवलोकन, सब इसी में आ जाएगा। और मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सह शैक्षिक सभी प्रकार की गतिविधियों को देखा जाता है, परखा जाता है। मापन जो है मूल्यांकन का ही एक भाग है ना। मापन का दायरा जो है वो छोटा होता है। मापन में सीधे सीधे अंक दे दिए जाते हैं, 10 में से बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, है ना। प्रश्न लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, है ना, बहुविकल्पात्मक या कोई से भी हो सकते हैं, बस उसमें हम अंक देते हैं मित्रों। लेकिन मूल्यांकन ओवरऑल होता है, जिसमें अंक देना भी एक भाग है और बाकी बहुत सारा उसके व्यक्तित्व को भी देखा जाता है, सहशैक्षिक गतिविधियों में उसकी सक्रियता को भी देखा जाता है, उसके व्यवहार को देखा जाता है, बच्चे के आचरण को देखा जाता है। बहुत सारी बातों को मूल्यांकन के अंतर्गत देखा जाता है। तो एक शब्द यहां पर हमारे सामने आएगा, आकलन। मित्रों आकलन विकास के किसी गुणधर्म या पहलू के बारे में क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। विकास के किसी गुणधर्म या पहलू के बारे में क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है मित्रों, ठीक है। और उसके साथ यह आकलन जो है ये अनौपचारिक होता है, फॉर्मल नहीं होता है ना, ये इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन, कुंठा, बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन, कुंठा, महत्वाकांक्षा का स्तर इत्यादि का आकलन किया जाता है, ठीक है। इसका क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। जैसे हमें बुद्धि के बारे में कुछ पता लगाना है तो हम आकलन करेंगे। व्यक्तित्व के बारे में, किसी बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में हमें कुछ पता लगाना है तो हम आकलन करेंगे मित्रों। तो आकलन एक प्रकार से क्या है कि संपूर्ण रूप से कहीं न कहीं बच्चे के व्यक्तित्व को परखने की एक प्रक्रिया है, देखने की एक प्रक्रिया है ना। बुद्धि, उसकी क्षमता को परखने की क्या है, एक प्रक्रिया है, जिसको हम क्या कहते हैं मित्रों, आकलन, ठीक है। और आकलन में कहीं न कहीं आंकड़ों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। फिर एक शब्द हमारे सामने आता है मित्रों, परीक्षण।
ठीक है, परीक्षण जब किसी व्यक्ति के ज्ञान व योग्यता को किसी कसौटी पर, है ना, किसी व्यक्ति के ज्ञान या उसकी योग्यता को किसी कसौटी पर परखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं मित्रों। कहते हैं ना कि आज तो इसका क्या है, परीक्षण है, मतलब उसको किसी न किसी कसौटी पर कसा जाएगा और ये कसौटी किसकी होगी, ज्ञान व उसकी योग्यता, यानी उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है इसका पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाएगा, या उसने कितना ज्ञान ग्रहण किया है इसके बारे में भी उसका क्या किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं, सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं और सभी मित्रों से आग्रह करता हूं कि लाइक करने का काम आपका है मित्रों, आप निरंतर करते रहिएगा और शेयर करने का कार्यक्रम भी आपका ही है। हाँ, लक्ष्मी, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप जरूर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, पूरा सहयोग किया जाएगा। ठीक है, आप तो इस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको हर तरह का सहयोग मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। बहुत सारे बच्चे अभी हमारे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, उनको कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है कोर्स को परचेज करने में, तो उनको एक सुविधा दे रखी है कि आप इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना, और मुझे व्हाट्सएप करने के बाद इस पर गूगल पे कर दीजिएगा, है ना, और गूगल पे की आपकी राशि होगी 53 रुपीज़, जिसमें जीएसटी इंक्लूड होता है मित्रों। ठीक है, 51 कोर्स का हमने मूल्य रख रखा है और उसके ऊपर कुछ जीएसटी चार्जेस होता है ऐप का, तो 53 रुपीज़ आप मुझे गूगल पे करें और मुझे व्हाट्सएप कर दें आप, और फिर जो है आपको कोई तकलीफ आ रही हो तो उसका समाधान यहाँ से कर दिया जाएगा मित्रों। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी मित्रों का सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आज आपने बहुत अच्छी तरह से एक ऊर्जा दिखाई है, जिससे आपके अंदर मुझे लगता है कि अब बस आप वास्तव में पात्रता परीक्षा के लिए भी बहुत अटेंटिव हो गए हैं, मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए भी आप बहुत सक्रिय हो गए हैं, और साथ ही साथ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी का भी आपने पूरा मन बना लिया है। तो मित्रों, इस तरह से मन बनाना बहुत अच्छा रहता है, ताकि हम आने वाले समय में बहुत अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे। फिर मित्रों, बात करते हैं मापन की, तो किसी प्रश्न पत्र के आधार पर अंकन करना या अंक देना मापन है। सीधा 100 अंक का पेपर हो सकता है, 10 अंक का पेपर हो सकता है, 50 अंक का पेपर हो सकता है, कुछ प्रश्न हम उसमें देंगे और बच्चे को 50 में से बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, ये जो प्रक्रिया है मित्रों, इसको हम मापन कहते हैं। और फिर शब्द आता मूल्यांकन। मूल्यांकन एक वृहद अवधारणा है जिसमें शैक्षिक व सह शैक्षिक सभी पहलुओं को समाहित किया जाता है। यह बच्चा अच्छा है, ये जो उक्ति हम कहते हैं ना, यह बच्चा अच्छा है, ये कहना किस आधार पर, ये मित्रों मापन के आधार पर नहीं कहा जा सकता है कि ये बच्चा अच्छा है। यह बच्चा अच्छा है, इस बात को कहने के लिए हमने कौन सी प्रक्रिया को अपनाया मित्रों, हमने मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाया है, न कि मापन की। हाँ, ये जरूर अंकों के आधार पर कह सकते हैं कि यह बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, क्योंकि इसने 50 में से ठीक है 49 अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए हैं? 50 में से 49 अंक प्राप्त किए हैं। ये मापन है मित्रों। लेकिन यह बच्चा बहुत अच्छा है, यह बच्चा दयालु है, ठीक है ना, यह बच्चा छात्र हितैषी है, यह छात्र विद्यालय हितैषी है ना, यह छात्र बहुत ईमानदार है। ये सारी उक्तियां हम किसके आधार पर कह सकते हैं मित्रों? मूल्यांकन के आधार पर कह सकते हैं। तो हमने अभी क्या समझा मित्रों? हमने सबसे पहले सतत, समग्र और मूल्यांकन 3 शब्दों के बारे में समझा है। सतत का अर्थ है निरंतर, और व्यापक या समग्र को हम कह सकते हैं कि पूरा, है ना, जिसमें कोई पहलू छूटेगा नहीं बालक का, है ना, वो समग्र मूल्यांकन है। और मूल्यांकन का अर्थ है मित्रों अवलोकन करना, परख करना, जांच करना, ठीक है ना, और उसको समग्र रूप से उसकी गतिविधियों को देखना, परखना। ये सब किस में आने वाला है? मूल्यांकन में आने वाला है। आकलन को भी हमने थोड़ा सा समझा है, परीक्षण किसे कहते हैं इसको भी हमने समझने का प्रयास किया है। और अब हम आगे मेन मुद्दे पर आते हैं मित्रों कि ये सीसीई आखिर है क्या, और आखिर इसका प्रारंभ क्यों हुआ, प्रादुर्भाव क्यों हुआ। आप देखिएगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन की अवधारणा क्या रही मित्रों। आप देखेंगे विगत कुछ वर्षों से, है ना, ये सीसीई का जो पैटर्न है ये 2009 से भारत देश में लागू हुआ है। 2009 से पहले की स्थितियों पर जरा हम चर्चा करते हैं मित्रों, तो बच्चों के मध्य परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा भय का एक वातावरण बना हुआ रहता था। समझना मेरी बात को। और अभी भी परीक्षा से बच्चों को भय लगता है और उनमें एक अजीब तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। अंकों की प्रतिस्पर्धा इस स्तर पर पहुंच जाती है कि बच्चे जब वांछित अंक प्राप्त नहीं करते हैं
तो वो अवसाद के या कुंठाओं के शिकार हो जाते हैं। और कभी कभी बच्चों का जब परीक्षा का परिणाम आता है और उनको अगर अपने मित्र के नंबर उनसे अधिक आते हैं और उनके कुछ नंबर कम हो जाते हैं, तो समाचार पत्रों में आप इस तरह की घटनाओं को भी आपने पढ़ा या सुना होगा कि कुछ बच्चे तो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। तो इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे शिक्षाविदों ने, है ना, आपस में चर्चा करके एक निर्णय पर वो पहुंचे और उन्होंने मूल्यांकन के तरीके को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया कि केवल एक बार या दो बार जो परीक्षा होती है उसमें जो अंक मिलते हैं उसी के आधार पर बच्चों का जो हम मूल्यांकन कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। इन बच्चों का मूल्यांकन हमारा सतत होना चाहिए, निरंतर इनका मूल्यांकन होना चाहिए और अंक की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा न देते हुए उसके स्थान पर ग्रेडिंग सिस्टम का प्रादुर्भाव किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों के मध्य में जो अंकों को लेकर कहीं ऐसी प्रतिस्पर्धा जो आपस में विकसित हो जाती है जिसके द्वारा उनमें कहीं न कहीं कटुता भी आ जाती है। कुछ बच्चे उस बात को सहन नहीं कर पाते हैं तो किसी प्रकार से गलत कदम उठा देते हैं। इन सब बातों पर चिंता करते हुए बच्चों के अंदर परीक्षा का जो भय, दबाव या तनाव महसूस होता है और बच्चे बड़े भयग्रस्त हो जाते हैं, तो परीक्षा को उत्सव की तरह आयोजित करने के निमित्त आप सोचिए सीसीई पैटर्न को भारतवर्ष में लागू करने का प्रयास किया गया। ये हमारे शिक्षाविदों की उस चिंतनशीलता का परिणाम है, जो चाहते थे कि छात्र जो है कहीं न कहीं परीक्षा के दबाव से, परीक्षा के तनाव से, परीक्षा के भय से मुक्त रहे, और इसीलिए सीसीई का कहीं न कहीं प्रादुर्भाव हुआ है। इसी बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं बड़ी उत्कंठा के साथ जुड़े हुए हैं और आज तो हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं नए भी जुड़ेंगे। और आपको मैं बताऊं, मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड करने वाले मित्रों की संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और ये आपका असीम स्नेह और प्रेम है। आपके अभी भी कोई मित्र जो कहीं शेष रह रहे हो तो उन तक जरूर कुमकुम लच्छे का 51 रुपए वाला शगुन जो है वो जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि कहीं न कहीं उनके जीवन में भी हिंदी को लेकर एक उजियाला होना चाहिए। निश्चित तौर पर आप सोचिए, और वो मेरी ओर से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन की अवधारणा वर्तमान में छात्रों के मध्य, देखिएगा, वर्तमान में छात्रों के मध्य अंक प्राप्त करने की होड़ा-होड़ी मची हुई है। बच्चों के अंदर इस तरह के अंक प्राप्ति की होड़ा-होड़ी होना स्वाभाविक भी है ना। अंक कम आने पर कई छात्र अवसादग्रस्त हो जाते हैं, तो कई छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसा हमने समाचार पत्रों में कई बार पढ़ा है और हमने टेलीविजन पर कई बार देखा, सुना भी है मित्रों। तो शिक्षाविदों ने इस पर बहुत चिंता जाहिर की कि हमारे देश की युवा पीढ़ी इस तरह से अवसादग्रस्त होकर परीक्षाएं जीवन में कई बार उनको देनी है, तो क्यों नहीं उन्हें सीधे सीधे अंक नहीं बताकर उनकी जगह पर ग्रेड्स बताई जाए, ताकि उनकी आपसी जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा है अंकों को प्राप्त करने की, उसमें काफी हद तक अंकुश लग जाएगा। तो दिनों दिन इस प्रकार की बढ़ती हुई घटना को मद्देनजर रखते हुए हमारे कुछ शिक्षाविदों ने मिलकर मूल्यांकन या मापन से अंकों को बाहर का रास्ता दिखाया। एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन और मापन से अंकों को बाहर का रास्ता दिखाया, मतलब प्रत्यक्ष रूप से अंक तो है ही, कहीं कहीं दिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाहर का रास्ता दिखाने का अर्थ यहां पर है कि सीधे सीधे बच्चों को हम अंक नहीं दे रहे हैं और उसके स्थान पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू की। मित्रों, उसके स्थान पर कौन सी प्रणाली लागू की? ग्रेडिंग पद्धति लागू की। छात्रों के मध्य अंकों की अंधी दौड़ को समाप्त करने का श्रेय सीसीई, ध्यान देना, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्रादुर्भाव, ठीक है ना, का श्रेय सीसीई को जाता है और सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्रादुर्भाव इसी निमित्त हुआ है। यह मूल्यांकन की एक नवीन प्रणाली है जिसे ग्रेडिंग प्रणाली भी कहते हैं। मित्रों, यह मूल्यांकन की एक नवीनतम प्रणाली है जिसको हम ग्रेडिंग पद्धति भी कहते हैं, है ना। यहाँ बच्चों को ग्रेड्स दी जाती है A1, A2, B1, B2, C, D, इस तरह की मित्रों ई ग्रेड्स दी जाती है और ग्रेड्स का रेंज जो है वो 10 अंकों के मध्य का होता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 में से 91 अंक प्राप्त किए, 91 अंक प्राप्त किए, तब भी उसको A1 मिलेगा। और अगर किसी बच्चे ने 100 में से 99 अंक प्राप्त किए या 100 में से 100 ही प्राप्त कर ले, तब भी उसको A1 ही मिलेगा। तो ये 10 अंकों का जो एक प्रतिस्पर्धा का एक बहुत बड़ा चरम बिंदु होता है, उसको कहीं न कहीं इस सीसीई के अंतर्गत कम किया गया। साथ ही साथ परीक्षा के भय को कम करने के लिए, भय को कम करने के लिए सीसीई का प्रादुर्भाव, ध्यान देना,
सीसीई का प्रादुर्भाव परीक्षा के भय को कम करने के लिए भी हुआ है। तो सीसीई का प्रादुर्भाव इस निमित्त भी हुआ है। ठीक है मित्रों, तो कहीं न कहीं परीक्षा का जो भय बच्चे हमारे महसूस करते हैं, उस भय से बच्चे जो हैं इतने भयभीत न हो, इसलिए भी सीसीई का प्रादुर्भाव हुआ है। तो सीसीई के बारे में आपकी अवधारणा बहुत मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो जरूर, है ना। हाँ, बच्चे पढ़ने में होशियार है। देखिए आप इसमें होशियार किस संदर्भ में कहते हैं, हम हमेशा 100 में से 80 नंबर लाता है, 100 में से 90 अंक लाता है, तो हम कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में होशियार है। ओवरऑल कहे कि ये बच्चा तो बहुत होशियार है, तो वो हर क्षेत्र की बात हो जाती है ना, उसको हम मूल्यांकन में ले सकते हैं। लेकिन हमने एक शब्द का प्रयोग किया कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। तो जब पढ़ने में बहुत होशियार है तो इसका एक आधार हम जो लगाते हैं वो आधार है कि 100 में से कितने अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन यह बच्चा बहुत अच्छा है, यह बच्चा बहुत ईमानदार है, ये बच्चा बहुत दयालु है, इस बच्चे का आचरण बहुत अच्छा है, यह बच्चा विनम्र है। ये जो बातें हम कहते हैं सीधे सीधे ये मापन से नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि एक बच्चा 100 में से 100 अंक लाता हो, लेकिन उसका चरित्र या उसके अंतर्गत जो मानवीय संवेदनाएं हो सकता नहीं हो, वो दयालु नहीं हो। तो आप सोचिए, मापन अपनी जगह मूल्यांकन का एक हिस्सा है। जहां अंक वाली बात है वहां मापन है, और जहां सीधे सीधे अंक वाली बात नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, वहां मूल्यांकन है। आशा करता हूं कि स्पष्ट हो गया होगा निश्चित तौर पर। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, आप अपनी मेरी बात को अगर समग्र रूप से समझ गए हैं, आप तो इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि बच्चा पढ़ने में होशियार है, तो हम ये मापन के आधार पर पता लगा रहे हैं। और बच्चा होशियार है अगर ऐसा कहा, तो हो सकता है कि वो किसी कार्य को करने में भी होशियार हो सकता है ना, वो दौड़ने में भी कहीं न कहीं होशियार हो सकता है। तो वहां पर हम मूल्यांकन कह सकते हैं। लेकिन पढ़ने शब्द के साथ जब होशियार शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहां पर आप उसको मापन के संदर्भ में ही समझें। बस इतना सा आपसे आग्रह है। ठीक है, देखिए, पूर्व मूल्यांकन पद्धतियों में केवल ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता था। पहले की जब हम बात करते हैं, पूर्व की मूल्यांकन पद्धतियों में केवल क्या किया जाता था मित्रों, ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता था कि बच्चे ने जो हमने पाठ पढ़ाया है ना, उस पाठ के आधार पर उसके ज्ञान में कितनी अभिवृद्धि हुई है, इसका हम मूल्यांकन करते थे। लेकिन सीसीई के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेकिन सीसीई के अंतर्गत विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ विद्यालय में होने वाली शैक्षिक सहशैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो पूर्व में जो मूल्यांकन की पद्धतियां थी और वर्तमान में जो सीसीई का मूल्यांकन होता है, दोनों में मेजर अंतर क्या है कि उसमें केवल ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता था। मित्रों, यहां पर ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ शैक्षिक सहशैक्षिक और इसके अलावा विद्यालय में बच्चे द्वारा की जा रही किसी भी प्रकार की पद्धति का हम मूल्यांकन करते हैं। और वो मूल्यांकन किसके अंतर्गत होता है, सीसीई के अंतर्गत। इसीलिए शब्द का प्रयोग किया गया व्यापक मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन से बच्चे का कोई भी पहलू छूटा हुआ नहीं रह सकता। ठीक है मित्रों, तो बिल्कुल मुस्कुराते रहिएगा। जय श्री कृष्णा। और हाँ बिल्कुल, तो आप बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा, है ना। बिल्कुल, पढ़ना ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। लेकिन मैं यहां पर पर्टिकुलर मापन और मूल्यांकन के मध्य की बात कर रहा था, है ना। आप बहुत गहराई में चले गए हैं। मैं इसको ऊपरी सतह से समझा रहा था कि अगर बच्चा पढ़ने में होशियार है, समझना, तो हम इसको मापन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, है ना। आप देखिएगा, क्योंकि इस सीसीई में भी कहीं न कहीं मापन तो हो ही रहा है ना। जहां पर अंक की बात हो रही वहां मापन ही हो रहा है। लेकिन इसका नाम क्या है ना, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। मूल्यांकन से मापन को अलग तो किया ही नहीं जा सकता ना, मूल्यांकन का ही हिस्सा है मित्रों मापन। इसलिए यहां आपसे मैं केवल इतना सा आग्रह कर रहा था कि सीसीई के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो ज्ञानात्मक पक्ष कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें भी है ना 40 में से कितने अंक प्राप्त किए, इस पर ही ग्रेड्स दी जा रही है ना, या 60 में से कितने अंक प्राप्त किए, 100 में से कितने अंक प्राप्त किए, वो बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। मैं ऊपरी तौर पर आपसे ये कह रहा था कि अगर हम पढ़ने के संदर्भ में कहते हैं कि यह बच्चा पढ़ने में होशियार है, तो हम साधारण रूप से इसको मापन के क्षेत्र में ले जाते हैं और सीसीई के संदर्भ में फिर हम ज्ञानात्मक पक्ष में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं
है ना, बिल्कुल बिल्कुल ले जा सकते हैं, है ना। आप बहुत गहरे में चले गए, अच्छा लगता है, बहुत गहरा गहरा आप पढ़ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप सोचिए बहुत ज्यादा गहरे चले जाओगे तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहने के कई सारे मायने हैं, उन मायनों को समझते हुए आप आगे बढ़िएगा। और आप देखिए सीसीई में क्या अंक है ही नहीं, है अंक है, उन्हीं अंकों को हम किस में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, ग्रेड्स में दिखाते हैं। तो जहां पर भी अंक की बात आएगी आप सोचिए वो सीसीई, भले मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन मूल्यांकन में भी कौन है, मापन तो होता ही होता है ना मित्रों। इस चैप्टर के बाद हम मूल्यांकन और मापन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो सीसीई के इर्द गिर्द है, बस मापन मूल्यांकन की तो थोड़ी सी आपके सामने चर्चा कर ली थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ जिसको कहते हैं, है ना, एनसीपी सॉरी, एनसीपी जिसको कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेम, एनसीएफ सॉरी, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005, ठीक है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर बल दिया है। तो आप देखिए सबसे पहले सीसीई के बारे में अगर भारत में कहीं चर्चा हुई है मित्रों, तो वो चर्चा कहां पर हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। इस बात पर चर्चा हो गई थी कि अब मूल्यांकन की पद्धति को बदलने की आवश्यकता है और मूल्यांकन की पद्धति को सीसीई पैटर्न पर हमें जो है आने वाले समय में मूल्यांकन बच्चों का हमें करना चाहिए। और इसी बात को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 में इस बात पर बहुत अच्छे से बल दिया गया और धीरे धीरे आप देखते हैं कि 2009 से ये जो सीसीई है उसको लागू कर दिया गया विद्यालयों में। ठीक है मित्रों, देखिए सीसीई की बहुत महत्वपूर्ण बात है। सीसीई की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में स्क्रीवेन द्वारा, ध्यान देना, स्क्रीवेन एक मनोवैज्ञानिक है, शिक्षाविद हैं, है ना। तो सीसीई की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में स्क्रीवेन द्वारा 1967 ईस्वी में दी गई। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण तथ्य बनता है, तो इसको आपको अंडरलाइन करना है। सीसीई को लागू करने का सर्वप्रथम सुझाव, वही बात है, फिर से मैंने यहां रिपीट की है कि सीसीई को लागू करने का सर्वप्रथम सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी, 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया है ना। सबसे पहले सुझाव दिया गया कि मूल्यांकन की पद्धति को बदल दिया जाना चाहिए। विद्यालयी कार्यक्रम को सहशैक्षिक, ध्यान देना, विद्यालयी कार्यक्रम को सहशैक्षिक गतिविधियों से जोड़ने पर बल दिया एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ 2005 में इस बात पर बल दिया गया कि विद्यालय में जो सहशैक्षिक गतिविधियां हैं, है ना, उनको भी कहीं न कहीं मूल्यांकन से जोड़ दिया जाना चाहिए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सीसीई को लागू करने का सर्वप्रथम सुझाव तो कहां दिया गया, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया, है ना। लेकिन 2005 एनसीएफ जो हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा है, उसमें इस बात पर बहुत अधिक बल दिया गया कि शैक्षिक के साथ साथ सहशैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन विद्यालय में होना चाहिए। और बस उसी के आधार पर बाद में धीरे धीरे सीसीई पैटर्न जो है वो पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया मित्रों। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। परिभाषा समझें या अर्थ, बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ चुके हैं और मैं चाहता हूं कि इसको और थोड़ा सा समझ लें आप। जब ज्ञानात्मक के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, जब ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक, ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्रियात्मक आकलन किया जाता है ना, तो फिर कोई आकलन बचा ही नहीं। ज्ञानात्मक आकलन हो गया, भावात्मक आकलन हो गया। भावात्मक बच्चा कितना संवेदनशील है आप देखिए, उसमें किस किस तरह की भावनाएं जो है वो डेवलप होती है, किस तरह की आचरण वो बच्चा कर रहा है। तो ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक एवं क्रियात्मक आकलन किया जाता है, क्रियात्मक आकलन किया जाता है, तो उसे व्यापक या समग्र मूल्यांकन कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो उसे क्या कहते हैं, व्यापक या समग्र मूल्यांकन कहते हैं। जब व्यापक एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया निरंतर आवश्यकता अनुसार अपनाई जाती है ना, या आवश्यकता अनुसार निरंतर अपनाई जाती है, उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं मित्रों। तो आप देखिएगा दोनों शब्दों को यहां पर सही तरह से और स्पष्ट कर दिया गया है कि बच्चे के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जब हम आकलन करना शुरू करते हैं तो ये मूल्यांकन का एक व्यापक पार्ट है।
ठीक है। और इस मूल्यांकन के व्यापक पार्ट को एक दिन नहीं, निरंतर अगर हम अपनाते हैं, वर्ष भर अपनाते हैं, तो उसी व्यापक मूल्यांकन को हम क्या कह सकते हैं, निरंतर, या क्या कह सकते हैं, सतत। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है जो निरंतर किया जाएगा और बच्चे के सभी पहलुओं पर आधारित होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सतत एवं समग्र मूल्यांकन कहेंगे मित्रों। बहुत बढ़िया मित्रों, बहुत सारे मित्र, हाँ बहुत सारे मित्र जो हैं बहुत एक्टिव होकर आज बहुत अच्छे मोड में हैं। बहुत सारे मित्र हमारे नए भी हो सकते हैं, सभी नए मित्रों का बिल्कुल स्वागत करेंगे। हाँ चलिए, तो आप सभी का स्वागत करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और भी हमारे जो मित्र कुछ इधर उधर कहीं बैठे हुए हैं, तो थोड़ी देर आ जाइए और आप भी निश्चित तौर पर, है ना, इस मधुरम हिंदी के सहभागी बन जाइए। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आरटी, राइट टू एजुकेशन। बहुत अच्छे से शैक्षिक परिदृश्य में आपको समझाया है राइट टू एजुकेशन। आरटी 2009, इसमें कुल कितनी धाराएं थी मित्रों, 38 धाराएं थी। आरटी में कुल कितनी धाराएं थी, 38 धाराएं थी। और आरटी की एक धारा है मित्रों 29, और 29 का भाग 1 में सीसीई लागू करने की बात कही गई है। तो बस इस आरटी पर आधारित ये जो सीसी है, इसको तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है ना। तो 2009 में आरटी, जो 2009 में 38 धाराओं से युक्त जो एक पूरा कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था, वो वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन करने वाला साबित हुआ। और उसी के तहत मूल्यांकन की पद्धति को भी बदलने का जो है एक प्रकार से बात की गई। तो सीसीई की बात कहाँ की गई है, तो ध्यान देना, आरटी की धारा 29(1) में सीसीई लागू करने की बात कही गई है, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, इसमें आप देखिए सबसे पहले ये जो सीसीई लागू किया गया वो कहाँ लागू किया गया, सीबीएसई बोर्ड में मित्रों। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में यह लागू किया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6 अक्टूबर 2009, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, इसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए, आप भी ध्यान रखिएगा। 6 अक्टूबर 2009 में कक्षा 9 से सीसीई प्रारंभ हो गया। मित्रों ध्यान रखिएगा, कक्षा 9 से सर्वप्रथम सीसीई कौन सी कक्षा से प्रारंभ हुआ भारतवर्ष में, तो सबसे पहले कक्षा 9 से सीसीई का क्या किया गया, सबसे पहले प्रारंभ किया गया। और कब किया गया, 6 अक्टूबर 2009 से किया गया, है ना। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सत्र 2010-11, ध्यान देना, वर्ष 2010-11, वर्ष 2010-11 से इसे कक्षा 10 में भी लागू कर दिया गया मित्रों। तो प्रश्न आया हुआ है, कक्षा 9 में कब लागू किया गया सीसीई, ये बात कर रहे हैं हम भारत के संदर्भ में, ध्यान रखना। राजस्थान के संदर्भ में भी हम सीसीई के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में आप जानते हैं आरबीएसई से संबंधित जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर 5 तक सीसीई पैटर्न पर ही परीक्षाएं आयोजित होती है, उन्हें हम ग्रेड्स देते हैं, है ना। तो सीसीई पैटर्न राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक लागू है वर्तमान में। लेकिन अब हम बात करते हैं सीबीएसई में, तो मित्रों सीबीएसई में वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक ग्रेडिंग सिस्टम ही लागू है। कक्षा 1 से 10 तक जो है ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग पद्धति ही लागू है। फिर हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारतवर्ष में सीसीई का क्या हो गया, प्रारंभ हो गया 1 अप्रैल 2010 से, है ना। आरटी एक्ट जब बिल्कुल एक्टिव मोड पर आ गया और सब जगह लागू हो गया, तो साथ ही साथ सीसीई भी लागू हो गया। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम गीता भुक्कल समिति, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर, तो सीसीई के लिए एक समिति बनी थी, सर्वप्रथम गीता भुक्कल समिति ने 2009 में, ध्यान देना 2009 में, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, सीबीएसई की कक्षा 9 में तथा 2010-11 में कक्षा 10 में सीसीई को अपनाने पर क्या दिया था, बल दिया था, है ना। तो ये कहीं न कहीं कक्षा 9 और 10 दोनों में प्रारंभ हुआ था। बाद में धीरे धीरे कक्षा 1 से 10 तक जो है सीबीएसई के विद्यालयों में ग्रेडिंग सिस्टम प्रणाली का ही उपयोग किया गया, जो सीसीई ही कहलाता है। ठीक है मित्रों, फिर देखिए सीसीई 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यह एक अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत यह एक अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया के रूप में मान लिया गया कि उसके बाद तो मूल्यांकन की प्रक्रिया इसी प्रकार की जानी चाहिए विद्यालयों में, ताकि सभी बच्चों का समग्र रूप से क्या कर पाए, हम मूल्यांकन कर पाए। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है। क्या है,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास, ठीक है ना, सब प्रकार का ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, है ना, समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है, एक प्रकार से अवलोकन है ना। हम बच्चे को, मैंने कहा कि बच्चा जैसे ही विद्यालय की फाटक में अगर प्रवेश करता है, प्रवेश द्वार से अंदर आता है, वो तब से लेकर विद्यालय छोड़ता है, उस संपूर्ण अवधि में उसका कहीं न कहीं हर दृष्टिकोण से शिक्षक को, शिक्षिका को क्या करना होता है, मूल्यांकन करना होता है कि बच्चा कक्षा में या विद्यालय में प्रवेश करता है और क्या सामने उसको गुरुजी नजर आ जाते हैं तो क्या वो नमस्कार करता है या नहीं, नमस्ते करता है या नहीं, चरण छूता है या नहीं, यानी वहां से उसका एक अवलोकन प्रारंभ हो जाता है। फिर खेल के पीरियड में किस तरह से उसकी एक्टिविटीज होती है, कभी हमने कोई बाल सभा का आयोजन कर दिया, कोई कार्यक्रम रखा तो बच्चा किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करता है, प्रार्थना सभा में वो उसकी भागीदारी कैसी है, कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में वो किस तरह से भागीदारी निभाता है ना। तो आप सोचिए, और जब कभी SCPW जैसी कोई गतिविधियां होती है ना, विद्यालय स्वच्छता या साफ सफाई से संबंधित कोई बात होती है तो क्या विद्यार्थी बहुत अच्छे से, है ना, इस बात में कितना सक्रियता से भाग लेता है। इन सारे पहलुओं पर कहीं न कहीं क्या किया जाता है, विचार किया जाता है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विधियों व उपकरणों द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है, उपकरणों द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। इसी व्यापक आकलन को जब हम निरंतर करते हैं मित्रों तो यही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बन जाता है। तो मित्रों यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मित्रों। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में, हाँ, राजू को आपने जोड़ा है, स्वागत है, बिल्कुल समीरा जी, धन्यवाद आपका, है ना। आप देखिए, और आप सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं हिंदी के इस मधुरम चैनल के, तो आप सबका दायित्व है, आप किन किन मित्रों को जोड़ पाते हैं, सभी का स्वागत है एक ही भाव से, और सभी के लिए स्वस्ति वाचन है, सभी के लिए कल्याण की कामना है। बस अपने भीतर के आलस्य को दूर निकाल कर फेंक दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ने के लिए दूसरे को कम देखना है, स्वयं को ज्यादा देखना है। 24 घंटे की एक्टिविटीज हमारी क्या रहती है, इसके ऊपर हमारी बहुत अच्छे से पैनी नजर रहनी चाहिए, न कि पड़ोसी कितना पढ़ रहा है ना, मेरा वो मित्र कितना पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका आकलन करते रहे, लेकिन इतना नहीं, आप स्वयं का आकलन कीजिए कि 24 घंटे में से आप कंपटीशन के लिए कितना समय दे रहे हैं और किस भाव से दे रहे हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। निश्चित तौर पर आप सभी का चयन होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय यह नहीं है। कई बार हम समझ जाते हैं कि सीसीई का मतलब ये है, तो यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीसीई का मतलब ये नहीं है जो कई बार हम समझ जाते हैं कि प्रश्न आता है सीसीई के संदर्भ में सत्य कथन है ना। हमने दिया अभी संडे टेस्ट में भी सीसीई के बारे में प्रश्न दिया है, तो सत्य कथन और असत्य कथन के बारे में जानकारी जब हम इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तभी दे सकते हैं। तो देखिए, सीसीई परीक्षा का पर्याय नहीं है, ये सीसीई परीक्षा का पर्यायवाची है, ये नहीं बात, ये गलत बात है। और न ही बच्चों का नियमित परीक्षण है और बच्चों का रोज कोई टेस्ट लें, ये भी इसका अर्थ नहीं है। सीसीई एक समग्र आकलन है ना, एक समग्र मूल्यांकन है जिसमें अंकन का काम भी होगा और साथ ही साथ अवलोकन का काम भी होगा। इसलिए ये कोई रोज उसकी कोई परीक्षा लेंगे, ये भी इसका अर्थ नहीं है, और कई उसकी परीक्षा लेंगे ही नहीं, ये भी इसका अर्थ नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सीसीई परीक्षा का पर्याय नहीं है, परीक्षाएं भी होती है लेकिन परीक्षा का पर्याय नहीं है, और न ही बच्चों का नियमित परीक्षण है। इसका आशय बच्चों का ग्रेड देना, इसका आशय बच्चों को ग्रेड देना, इसका आशय बच्चों को ग्रेड देना या पास फेल का सर्टिफिकेट देना भी नहीं है। अब सीसीई का मतलब ये नहीं कि बच्चों को ग्रेड देना है केवल और केवल पास फेल का कोई सर्टिफिकेट दे देना, ये भी नहीं है। हमें बच्चे की सभी गतिविधियों का समग्र रूप से अवलोकन करते हुए मूल्यांकन करना है। फिर देखिएगा, बच्चों को नाम देना, जैसे हम कई बार बच्चों को नाम दे देते हैं, यह बच्चा मंदबुद्धि है, यह बच्चा कमजोर है, यह बच्चा होशियार है, इस तरह के नामकरण करने का काम भी, समझना मेरी बात को, नामकरण करने का तात्पर्य सीसीई है, ये जरूरी नहीं है, नामकरण करने का काम ही नहीं है इसमें। फिर देखिए, बच्चों को डर, परीक्षा के डर, यहां पर आप थोड़ा सा एडिट करेंगे, बच्चों को परीक्षा के डर के दबाव में
अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, है ना। बच्चों को कई बार हम परीक्षा है परीक्षा है परीक्षा है, जैसे आमतौर पर हम भी आपको कह ही देते हैं, है ना, कि भैया परीक्षा आने वाली है, इसलिए थोड़ा सा संयमित होकर और व्यवस्थित रूप से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं कि भयभीत करें। जब हम समय से उपयोग करना सीख जाएंगे मित्रों, तो अंतिम समय में कभी भी दबाव नहीं बनेगा। और हम अगर पहले नहीं जागते हैं, समय कम होता है और फिर हम जागृत अवस्था में आते हैं, फिर हम दौड़ते हैं खरगोश की तरह, तो आप सोचिए कई बार जो जीत मिलने वाली होती है वो शायद हमसे दूर हो जाती है। इसलिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। फिर बच्चे की प्रगति की तुलना अन्य बच्चों से करना, यह भी इसका अर्थ नहीं है कि बच्चे की प्रगति की तुलना अन्य बच्चे से करना, क्योंकि इस तरह का कंपैरिजन बच्चों के मध्य में ज्यादा नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि उनके बीच में कोई वैमनस्यता वाली प्रतिस्पर्धा उत्पन्न नहीं हो। सीसीई का एक ये भी ध्येय है कि बच्चों के अंदर बच्चों का सर्वांगीण विकास तो करना है ना, लेकिन उनके अंदर इस तरह की प्रतिस्पर्धा अंकों वाली उत्पन्न नहीं करनी जिससे उनमें आपसी वैमनस्यता या द्वेष उत्पन्न हो जाए मित्रों। हालांकि कहने में ये सीसी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी कई बार मुझे व्यक्ति से ऐसा अनुभूत होता है कि अंक तो चाहिए। बिना अंकों से वास्तव में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके मध्य में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं ढीलापन आ जाता है। लेकिन ये मेरा अपना निजी मानना है। सीसी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है ना, वो बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा सीसीई के उद्देश्य क्या है। देखिए, आज मैं आपको प्रारंभिक स्तर से सीसीई के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। कोई यहां पर 2 मिनट में हिप्नोटाइज करने वाला कार्यक्रम नहीं है। आपको पूरा कंटेंट देने का प्रयास है और आप बहुत अच्छे से इस कंटेंट को देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। विविध विषयों में ध्यान देना, उद्देश्य क्या है सीसीई का, विविध विषयों में निश्चित अवधि उपरांत, एक समय के बाद निश्चित अवधि उपरांत बच्चों की प्रगति जानना, है ना, बच्चों की प्रगति को जानना, ये सीसीई का उद्देश्य है। एक निश्चित समय अवधि के बाद, है ना। क्यों, आप जानते हैं FA1 SA1, है ना, अभी हम आगे बात करने वाले हैं, है ना। तो आप देखिए ये FA1 और SA1 एक निर्धारित समय के बाद होते हैं, है ना। और बच्चों को एक निर्धारित समय के बाद हम क्या करेंगे, प्रगति उनकी हम जानना चाहते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के टेस्ट लेते हैं। दूसरा आप देखेंगे बच्चों के व्यवहार में या बच्चे के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना, कि बच्चे के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं या नहीं, है ना, इसका पता लगाना भी सीसीई का एक उद्देश्य होता है। प्रत्येक बच्चे को सीखने और समुचित विकास में मदद करना, प्रत्येक बच्चे को सहयोग करना सीखने में और उसका समुचित विकास हो इसमें सहयोग करना, ये भी सीसीई का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। सृजनशीलता को बढ़ावा देना, बच्चे के अंदर रचनात्मकता या क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने का कार्य करना। इसलिए आप देखते हैं कि सीसीई की कक्षाओं में आप देखते हैं बच्चे बहुत सारे काम करते हैं, है ना। उसमें चित्रकला का काम भी है मित्रों, और चित्रकला के साथ साथ आप देखते हैं कि मिट्टी के खिलौने बनाने से लेकर, है ना, कई प्रकार के जो आर्ट और क्राफ्ट्स के काम हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है, ताकि बच्चे के अंदर सृजनशीलता का निरंतर क्या हो मित्रों, विकास हो। बहुत बढ़िया। हाँ मधुलता जी, आपका भी बिल्कुल, है ना, कक्षा समाप्त होने के बाद, ठीक है, हम इसको पूरा कर देंगे, आप निश्चिंत रहें। चलिए मित्रों, बहुत बढ़िया मित्रों, अर्धशतकी कक्षा हो गई हमारी, है ना। आपको बधाई दे ही देता हूं, हम इतने में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे की व्यक्तिगत व विशेष जरूरतों का पता लगाना, बच्चे की व्यक्तिगत व विशेष जरूरतों का क्या करना, पता लगाना, यह भी सीसीई का काम है। सीसीई में शिक्षक की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, लेकिन आप ध्यान रखिए सीसीई जो पूरा निर्मित किया गया है उसके केंद्र में बच्चा है ना, उसके केंद्र में छात्र है। तो सीसीई के केंद्र में छात्र है, लेकिन अवलोकन का, मूल्यांकन का जो कार्य है वो किसके जिम्मे है, शिक्षक या शिक्षिका के। तो यहाँ शिक्षक और शिक्षिका का दायित्व बढ़ जाता है कि बच्चे के ऊपर उनकी दृष्टि जो है सदैव रहेगी, तभी जाकर वो सीसीई की मूल भावनाओं को पूरा कर पाएंगे। फिर देखिए, अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु योजना बनाना। शिक्षक को लगता है कि बच्चे के अधिगम में कहीं कठिनाई आ रही है, तो उसे दूर करने के लिए समुचित शिक्षण योजना का क्या करेगा, निर्माण करेगा, पाठ योजना का निर्माण करेगा। बच्चों की रुचि जानना,
है ना। ये भी एक उद्देश्य है सीसीई का कि बच्चों की रुचि जानना कि बच्चे किस क्षेत्र में विशेष रुचि दिखा रहे हैं, है ना। उस आधार पर बच्चों को उसी क्षेत्र में हम आगे की तरफ क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये जो है हमारे उद्देश्य हो गए। फिर देखिए, बच्चों में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, है ना। बच्चों में जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। फिर देखिएगा, परीक्षा के भय व दबाव से मुक्त करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। परीक्षा के भय व दबाव से बच्चे को क्या करना चाहते हैं, हम मुक्त करना चाहते हैं। ये सीसीई का प्रमुख उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। बच्चों को स्व आकलन के लिए प्रेरित करना, सेल्फ इवेल्यूशन के लिए या सेल्फ असेसमेंट के लिए क्या करना, तैयार करना, स्वयं आकलन के लिए कि बच्चा खुद का आकलन खुद करे कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं। इस दिशा में बच्चे को आगे की तरफ बढ़ाना। तो मित्रों, ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे हमारे सीसीई के। और बात करते हैं कि सीसीई का महत्व क्या है या विशेषताएं क्या है। मित्रों, लगभग अगर आप देखेंगे तो महत्व क्या है, महत्व ये है कि ये इस प्रकार का मूल्यांकन है जिसमें कि बच्चे का कोई भी पहलू छूटता नहीं है। इसलिए बच्चे का ये जो मूल्यांकन है ये वास्तविक मूल्यांकन कहलाता है और केवल किसी एक पक्ष का ही मूल्यांकन नहीं है, बच्चे के समग्र पक्षों का क्या है, मूल्यांकन है। इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। दूसरा, इसमें बच्चे के अंदर परीक्षा को लेकर जो कहीं भय का वातावरण होता है, डर का वातावरण होता है, बच्चे कई बार परीक्षाओं के समय में अवसाद की स्थितियों में पहुंच जाते हैं, तो उनसे बच्चों को दूर रखना, इसके लिए भी सीसीई का बहुत बड़ा महत्व है या सीसीई की क्या है मित्रों, भूमिका है। तीसरा, हम ये कह सकते हैं कि सीसीई के कारण ही बच्चों के मध्य में अंकों को लेकर जो अंधी प्रतिस्पर्धा, जो वैमनस्यतापूर्ण जो प्रतिस्पर्धा है, वो काफी हद तक क्या होगी मित्रों, कम होगी। इसलिए बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, है ना, उनको नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। बच्चों को समय समय पर प्रोत्साहित भी करना चाहिए और बच्चों को जो है आदर्श की स्थितियों के साथ साथ वास्तविकताओं का भी बोध कराना चाहिए, ताकि बच्चे समग्र रूप से, है ना, सभी पहलुओं के साथ अपने व्यक्तित्व का क्या कर पाए, विकास कर पाएंगे मित्रों। तो देखते हैं सीसीई का महत्व, देखते हैं छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाना। फिर है सीखने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने में सहायक है, अधिगम की कठिनाइयों को कम करना, छात्रों का क्या करना मित्रों, समग्र मूल्यांकन करना। ये सब सीसीई के महत्व के अंतर्गत है या विशेषता के अंतर्गत है, ध्यान दीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा मित्रों। हाँ बिल्कुल, नमस्कार। एक बार जरूर कमेंट कर लीजिएगा कि आज का जो आप सभी के लिए एक ऑफर था, ये ऑफर उपयोगी रहा, इसको सुबह 9 बजे तक बढ़ा दिया जाना चाहिए क्या, है ना। अभी भी आप में से बहुत सारे मित्र विचार कर रहे होंगे कि यार रहने दो। तो मित्रों, इससे और क्या है ना, ये इसलिए कि आप कम से कम 150 प्लस वीडियोस को और पीडीएफ्स को बहुत अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, है ना। इसलिए कुछ टोकन आपसे लिया जा रहा है। इसलिए आप उस ऑफर के बारे में जरूर एक कमेंट कर दीजिए, जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं अभी, है ना, ताकि आप जागृत अवस्था में हैं ये भी मुझे पता चल जाए, है ना। क्योंकि निरंतर, और टेस्ट जो है हमारा रविवारी टेस्ट जो है वो बहुत सारे मित्रों ने दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है वो जरूर दीजिएगा। टेस्ट आप सभी के लिए ओपन है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, रेखा शर्मा कह रही है हाँ, भावना कह रही बहुत बढ़िया। जितने और मित्र जुड़े हैं वो जरूर कुछ न कुछ कीजिए। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, एक बार हम इस सामान्य सी बात पर चर्चा करते हैं, फिर और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र, है ना, जब हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्रों की बात करते हैं मित्रों, तो मुख्य रूप से इसके 2 क्षेत्र हैं। सीसीई के 2 क्षेत्र हैं, है ना। सीसीई के कितने क्षेत्र हैं मित्रों, 2 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र को हमने कहा संज्ञानात्मक क्षेत्र। क्या कहा मित्रों, संज्ञानात्मक क्षेत्र। एक को कहा हमने संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरे को हम कह रहे हैं सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। ध्यान देना, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है वो कहीं न कहीं ज्ञानात्मक क्षेत्र है, समझ जाए, है ना। ये क्या है, ज्ञानात्मक क्षेत्र है, और ये सह ज्ञानात्मक क्षेत्र है। तो सीधे तौर पर आप इसको सरल शब्दों में समझना चाहें तो ये शैक्षिक क्षेत्र है और ये सह शैक्षिक क्षेत्र है। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्य वस्तु आती है, हमारा जो पाठ्यक्रम है ना, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो सब किस में आने वाली है,
ज्ञानात्मक क्षेत्र में आने वाली है, और जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो सह संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। और इस सीसीई के अंतर्गत जो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड्स मिलते हैं मित्रों, उसमें आप देखेंगे एक ग्रेड्स होती है संज्ञानात्मक क्षेत्र की, है ना, और एक ग्रेड्स होती है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र की, यानी एक ग्रेड्स होती है शैक्षिक जो हमारी गतिविधियां हैं उसमें जो उपलब्धियां हैं, जो हमने ज्ञान ग्रहण किया है ना, उसकी ग्रेड्स होती है। और एक हमारे व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित ग्रेड्स है कि विभिन्न प्रकार की जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें हमारे बच्चे ने किस तरह की भूमिका निभाई है, उस आधार पर ग्रेड्स उसको दी जाती है। तो आइए थोड़ा सा संज्ञानात्मक क्षेत्र को हम समझ जाते हैं, ठीक है। और कोई भी विशेष आपको तकलीफ दिखती है तो आप अभी कमेंट करें, या इसके बाद सीधा आप मुझे किसी टॉपिक में किसी रूप में आपको कोई चीज़ तकलीफ कर रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, ताकि उसको मैं आराम से देखकर, है ना, आपकी जिज्ञासाओं का समन कर पाऊँ। इसलिए बार बार आपको नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप, ताकि आपको पूरा उत्तर दिया जा सके। संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसमें बच्चों को पढ़ाए जाने वाले, ध्यान देना, इसमें बच्चों को पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों का मूल्यांकन किया जाता है ना। जैसे बच्चे की हिंदी का भी मूल्यांकन है, अंग्रेजी का भी, गणित का भी, सामाजिक का भी, ठीक है ना, संस्कृत का भी। तो सभी विषयों का मूल्यांकन इस ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, जो बच्चे के मानसिक विकास में सहायक होते हैं। इसका आकलन दो प्रकार से किया जाता है। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो आकलन है वो कितने प्रकार से किया जाता है मित्रों? दो प्रकार से किया जाता है। आप और हम, जहां तक मैं मानता हूं, आप तो और बात की स्थितियों में हैं। हम जब पढ़ते थे मित्रों, ठीक है, और अभी भी सरकारी विद्यालयों में अगर आप देखेंगे, कक्षा 6 से ऊपर की बात कर रहा हूँ, कक्षा 1 से 5 तक तो हमारा सीसीई पैटर्न लागू है, जिसमें SIQE की गतिविधियां जो है ना, वो निरंतर बच्चों से करवाई जाती है। कक्षा 6 से ऊपर की तरफ हम बात करेंगे मित्रों, तो 3 तो हमारे टेस्ट होते हैं। कितने? 3 हमारे क्या होते हैं? टेस्ट होते हैं, ठीक है। और एक अर्धवार्षिक परीक्षा होती है और दूसरी कौन सी होती है मित्रों? वार्षिक परीक्षा होती है। बस ये हमारा मूल्यांकन का एक पूरा तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मूल्यांकन का तरीका अलग है। आप देखेंगे कि यहाँ इसका आकलन दो तरह से करते हैं। किसका? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक क्षेत्र का आकलन दो तरह से करते हैं। एक होता है फॉर्मेलेटिव असेसमेंट, ठीक है, फॉर्मेलेटिव असेसमेंट, और एक होता है सुमेटिव असेसमेंट, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं FA। बच्चों को आप कई बार सुनेंगे FA1 है, FA1 के एग्जाम है हमारे, है ना, SA1 के हमारे एग्जाम है, दिसंबर में हमारा SA1 है। तो ये SA1 है क्या? सुमेटिव असेसमेंट है, और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है मित्रों। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम कहते हैं रचनात्मक, सीधा संरचनात्मक कह दें, या रचनात्मक मूल्यांकन है, या निर्माणात्मक मूल्यांकन है। और ये जो सुमेटिव असेसमेंट है मित्रों, जिसको ऐसे शॉर्ट में कहते हैं, इसका अर्थ है योगात्मक मूल्यांकन है। क्या है मित्रों? योगात्मक मूल्यांकन है, जो प्रत्येक 5 महीने में एक बार लिया जाता है। योगात्मक असेसमेंट है, जिसको संकल्पनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्योंकि इन सभी शब्दों को याद रखना बहुत जरूरी है। परीक्षा में सीधा प्रश्न हमारे सामने आता है, SA से तात्पर्य है, और हिंदी में नाम दिए जाएंगे तो ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कहेंगे ऐसे की फुल फॉर्म होती है सुमेटिव असेसमेंट, और FA की फुल फॉर्म होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में सीधा आप देखिएगा रचनात्मक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, और सुमेटिव असेसमेंट में योगात्मक या संकल्पनात्मक मूल्यांकन है ये, है ना, यानी एक बहुत सारी चीजों का योग, और उसके बाद उसका क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा। और जब भी ये ऐसे या योगात्मक मूल्यांकन करेंगे, इससे पहले 2 FA मूल्यांकन हो चुके होंगे, उसके बाद ही हम ऐसे मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ये शैक्षिक क्षेत्र है और ये सह शैक्षिक क्षेत्र है, इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा CBSE के अनुसार अगर परीक्षा के बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं, CBSE पैटर्न पर अगर हम परीक्षा की बात करते हैं, तो आप देखिए 1 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है ना, उसको हम 100% मान लेते हैं। 1 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसको 100% मान लेते हैं, या 100 अंकों पर आधारित मान लेते हैं। तो 1 वर्ष में आपको 2 तरह की परीक्षा की गतिविधियों से यहाँ पर गुजरना है। एक होता है फर्स्ट टर्म, जिसको हम कहते हैं अप्रैल से सितंबर के मध्य में एक पूरा टर्म होता है, और फिर एक अक्टूबर से मार्च तक एक दूसरा टर्म होता है। 2 टर्म है, यानी 2 समयावधि है, अप्रैल से सितंबर तक, अक्टूबर से मार्च तक।
क्योंकि सीबीएसई पैटर्न के जो विद्यालय हैं, आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाता है सीबीएसई विद्यालयों में, है ना। तो अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च 2 समयावधि है। इसको हम फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं, इसको हम सेकेंड टर्म भी कह सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे परीक्षाएं किस रूप में होती है। एक बार परीक्षा होगी जुलाई में, फिर सितंबर में, फिर नवंबर में, ठीक है। इधर भी आप देखेंगे दिसंबर में, जनवरी में, मार्च में। तो आप देखेंगे FA1 यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट पहला, ये पाठ्यक्रम का 10% यानी 100 में से 10 अंक, यूं मान लीजिए 10% अंकों पर आधारित होगा, जुलाई में होगा। तो आप सोच सकते हैं कि अप्रैल और मई में जितना हमने बच्चों को पढ़ाया है ना, और फिर ग्रीष्मावकाश हो जाता है, बाद में जुलाई में जब विद्यालय खुलते हैं तो सबसे पहले बच्चों को गुजरना है किससे, FA1 से। फिर देखिएगा FA2 है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, ये भी 10% अंक भार का होता है और ये सितंबर में होता है। तो आप सोचिए जुलाई के बाद, जो हम जुलाई में पढ़ रहे हैं असेसमेंट के बाद, अगस्त और सितंबर में फिर हम FA2 देते हैं, और उसके बाद SA1, ठीक है, सुमेटिव असेसमेंट जिसको हम कहते हैं। ये सुमेटिव असेसमेंट 1 जो है वो 30% अंक भार का होता है मित्रों। कितना? 30% अंक भार का होता है। यानी अगर 100 नंबर की बात करते हैं तो 10-10 नंबर के FA1 FA2 हो गए और 30 नंबर का SA1 हो गया मित्रों, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति होती है फर्स्ट टर्म को लेकर। फिर सेकंड टर्म की बात करते हैं तो FA3 होता है मित्रों दिसंबर में, FA4 होता है 10% अंक भार के साथ जनवरी में, और SA2 जिसको हम वार्षिक परीक्षा कह सकते हैं, फाइनल एग्जाम्स कह सकते हैं, और SA1 को हम अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्जाम्स कह सकते हैं समझने के दृष्टिकोण से। ये भी 30% अंक भार लिए हुए होता है और मार्च में संपादित होता है। और इस तरह से अगर आप देखेंगे कि एक वर्ष में 4 रचनात्मक, ध्यान देना, एक वर्ष में 4 रचनात्मक व 2 योगात्मक मूल्यांकन बच्चों के होते हैं। 4 तो रचनात्मक है और 2 क्या है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। FA का अंक भार अगर हम देखें, फॉर्मेटिव असेसमेंट का अगर अंक भार हम देखते हैं तो 40% जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का अंक भार है, और सुमेटिव असेसमेंट का अंक भार अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, 60% अंक भार इसका है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है FA, रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ क्या है, FA प्रत्येक 2 माह में एक बार होता है, ठीक है। और योगात्मक मूल्यांकन जिसको हम ऐसे कहते हैं, तो ऐसे जो है प्रत्येक 5 माह में एक बार होता है मित्रों। तो ये एक सामान्य जानकारी थी जहां से सीधा प्रश्न हमारे सामने आता है कि सीबीएसई पैटर्न के अनुसार, ठीक है, फर्स्ट टर्म का जो समयावधि है वो कब से कब तक होती है, तो अप्रैल से सितंबर तक होती है मोटे तौर पर। और जो दूसरा हम कह सकते हैं कि सेकंड उनका जो टर्म है वो सेकंड टर्म की अवधि कब से कब तक है, अक्टूबर से मित्रों कहां तक है, मार्च तक है। बहुत बढ़िया मित्रों। हाँ, सह संज्ञानात्मक समझ में नहीं आया मित्रों। मैंने आपसे कहा संज्ञानात्मक में स हटा दो आप, ज्ञानात्मक का मतलब आपने जो जो किताबें बच्चों को पढ़ाई है, आपने हिंदी पढ़ाया बच्चों को, आपने अंग्रेजी पढ़ाई, गणित पढ़ाई, विज्ञान पढ़ाई, सामाजिक पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई। अब बच्चों को जो आपने पाठ पढ़ाए हैं उसमें से कितना उनका अवबोध हुआ है, कितना ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है ना, इस आधार पर हम उनका टेस्ट लेंगे, मूल्यांकन करेंगे, है ना मित्रों। तो वो जो मूल्यांकन है वो कहलाएगा ज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन हो गया। तो मेरे हिसाब से बहुत सरल कर दिया। शैक्षिक जिसको हम कह सकते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज का मूल्यांकन है ये, ठीक है, जो पाठ्यक्रम पर आधारित मूल्यांकन है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा मित्र, ठीक है। फिर देखें दूसरी बात यहां पर जो थी मित्रों वो ये कि सह संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है। सह संज्ञानात्मक का अर्थ होता है सह शैक्षिक गतिविधियां। सह शैक्षिक गतिविधियों में खेलकूद की गतिविधियां सम्मिलित है, सांस्कृतिक गतिविधियां सम्मिलित है मित्रों, है ना, समाजोपयोगी गतिविधियां सम्मिलित है। जो व्यक्तित्व निर्माण की गतिविधियां होती है, ज्ञान के अलावा व्यक्तित्व निर्माण की जो गतिविधियां होती है वो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, जो बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और बच्चे के अंदर जो हम सामाजिक, नैतिक, है ना, और मानवीय गुणों का विकास करते हैं कहीं न कहीं, है ना, भावनाओं का विकास करते हैं, वो सब उन गतिविधियों के आधार पर होता है। इसलिए वो सह शैक्षिक है, जिसको सह संज्ञानात्मक क्षेत्र कहा गया है। आशा करता हूं कि शायद ये आपके ध्यान में आ गया होगा। बिल्कुल। फिर देखिएगा आगे बात करते हैं हम, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो हम एक बार बात कर रहे हैं ग्रेडिंग सिस्टम की, कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग सिस्टम किस तरह से चलता है। तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आया निश्चित तौर पर,
है ना, कि ग्रेडिंग सिस्टम से संबंधित हमारे सामने प्रश्न आया है कि 91 से 100 तक अगर किसी का अंक भार होता है, 91 से 100 तक अगर किसी का अंक भार होता है तो उसको कौन सी श्रेणी या कौन सी ग्रेड दी जाएगी मित्रों? उसको A1 ग्रेड दी जाएगी। कौन सी ग्रेड दी जाएगी? A1। और इसका जो काउंटिंग पॉइंट्स हैं, बिंदु जो होते हैं, श्रेणी बिंदु जो होते हैं वो 10, श्रेणी बिंदु कितने माने गए हैं? 10 माने गए हैं। ये पॉइंट्स हैं, समझना मेरी बात को, ठीक है। श्रेणी बिंदु कितना माना गया है ना? श्रेणी बिंदु माना गया है 10। इसी तरह से आप देखिएगा 81 से 90 के मध्य में अगर किसी के अंक हैं, यानी किसी बच्चे के 81 मार्क्स हैं, किसी के 82 है, किसी के 85 है, किसी के 86 है या किसी के 90 है, तब भी इन 9-10 अंकों का जो वेरिएशन है इन सब को किस में समाहित कर दिया गया? A2। और अंक भार उसका क्या है या श्रेणी बिंदु उसका क्या माना गया है? 9 माना गया है। इसी तरह से आप देखेंगे 71 to 80, ठीक है, यहाँ पर B1 ग्रेड्स दी जाती है। डिवीजन की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो आप सोचिए फर्स्ट डिवीजन लगभग यहाँ से हम फर्स्ट डिवीजन मानना शुरू कर देते हैं, है ना। 61 से 70 की जब बात करते हैं तो यहाँ B2 है मित्रों, और यहाँ पॉइंट जो है वो कितना है? 7 पॉइंट्स माना जाएगा। श्रेणी बिंदु 8 माना जाएगा इसका। 51 से 60 अगर अंक भार है मान लीजिए, है ना, तो आप सोचिए ये C1 यहाँ हम ग्रेड्स मान रहे हैं और श्रेणी बिंदु मान रहे हैं 6। और इसी तरह से 41 से 50, ठीक है, 33 से 40 मित्रों, यहाँ तक D ग्रेड्स तक तो हम मान लेते हैं कि स्थिति मतलब जो है ठीक ठाक स्थिति, प्रमोट होने जैसी स्थिति है। लेकिन यहाँ जब E1 और E2 की बात होती है तो मित्रों ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं सामान्य शब्दों में फेल है। हालांकि 1 से 8 कक्षा तक किसी को फेल नहीं किया जा सकता है ना। RT एक्ट के अनुसार किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए विशेष प्रकार से शिक्षण योजना का निर्माण करना होता है। इनको उपचारात्मक शिक्षण से गुजारा जाएगा, है ना, और उसको वास्तविक कक्षा के योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है। और इनके सारे जो श्रेणी बिंदु हैं, है ना, वो आपके समक्ष है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। फिर बात आती है सह संज्ञानात्मक पक्ष, जो मैंने कह दिया सह शैक्षिक गतिविधियों का जो क्षेत्र है, उस आधार पर भी बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। और इस आधार पर कितनी ग्रेड्स दी जाती मित्रों? 5 ग्रेड दी जाती। ध्यान देना, को करिकुलर एक्टिविटीज में आप देखेंगे रिपोर्ट्स कार्ड में प्राय पीछे की तरफ रिपोर्ट्स कार्ड में कॉलम होते हैं, और वो कॉलम किससे संबंधित होते हैं? सह संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं, और जिसको हमने 5 ग्रेड्स में यहाँ विभाजित किया है। ये गतिविधियों पर आधारित ग्रेड है ना, यानी शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त जो क्रियाकलाप विद्यालय में छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु किए जाते हैं उनको सह शैक्षिक गतिविधियां कही जाएगी। और उन सह शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों को A+ ग्रेड, B+ ग्रेड और C ग्रेड प्रदान की जाती है मित्रों। तो मेरा ये मानना है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन की आज आपके सामने एक पृष्ठभूमि पूरी रखने का प्रयास किया है। राजस्थान के संदर्भ में CCE हम कल की कक्षा में पढ़ने वाले हैं, और इस कक्षा का भी कुछ अंश या कुछ भाग अभी और शेष है, जिसको हम कल की कक्षा में पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। तो एक बार पुनः मैं जल्दी से आपको इसको रिवीजन करवा देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा और CCE को बिल्कुल अवबोधात्मक स्थिति में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो बिल्कुल हम शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, और उसमें हमने CCE आज का टॉपिक लिया था मित्रों। CCE में 3 शब्द जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, सतत, समग्र और मूल्यांकन। सतत का अर्थ है निरंतर, समग्र का अर्थ होता है व्यापक, और मूल्यांकन का अर्थ है कहीं न कहीं जांच, परख या अवलोकन। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे परीक्षण, मापन और मूल्यांकन के बारे में संक्षिप्त रूप से हमने यहाँ बताया। मूल्यांकन जो है एक वृहद अवधारणा है, मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन होता है। आप सोचिए मापन जो है कहीं न कहीं मूल्यांकन का ही एक छोटा सा अंश है या हिस्सा है, और मूल्यांकन अपने आप में वृहद परिकल्पना है। इसी तरह से सतत एवं समग्र मूल्यांकन की अवधारणा आखिर क्यों? सबसे पहले आप जानते हैं कि 1986 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें कहीं न कहीं इस विचार पर विचार किया गया कि मूल्यांकन की पद्धति अब बदली जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है परीक्षा से बड़े भयग्रस्त रहते हैं। अंकों की उनके मध्य में जो प्रतिस्पर्धा है वो कहीं न कहीं वैमनस्यता का रूप ले लेती है, और बच्चे जब परीक्षा का परिणाम आता है और कहीं अंक कम ज्यादा होते हैं, इस
कारण कहीं न कहीं आत्महत्या तक जघन्य अपराध कर बैठते हैं। इसलिए इन सब पर अंकुश लगाने के लिए और परीक्षा के तनाव और भय से बच्चे को बचाने के लिए, परीक्षा को उत्सव की तरह बच्चा ले, इस बात को कहीं न कहीं बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमने सीसीई जो पैटर्न है वो लागू किया मित्रों। और इसके ऊपर हमने बात कर ली कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और एनसीएफ हमारा 2005 है ना, उसके अंतर्गत सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर क्या दिया गया, बल दिया गया। सीसीई की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में स्कीवेन द्वारा 1967 ईस्वी में की गई और सीसीई लागू करने का सर्वप्रथम सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये जो है सुझाव दिया गया और उसके बाद एनसीएफ 2005 ने लगभग इसके ऊपर मुहर लगा दी। उसके बाद देखते हैं आरटी 2009 में इस बात को बिल्कुल पक्का कर लिया गया कि सीसीई को लागू करना है। और सीसीई को सर्वप्रथम लागू कौन सी कक्षा में किया गया, तो मित्रों 6 अक्टूबर 2009 में कक्षा 9 से सीसीई का प्रारंभ किया गया। सीसीई का प्रारंभ कौन से बोर्ड के विद्यालयों में किया गया, तो सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों में किया गया मित्रों। और हम राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर 4 चरणों में मित्रों कम से कम सीसीई को लागू किया गया राजस्थान के विद्यालयों में, जिसके ऊपर हम आने वाली कक्षा में जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ये 6 अक्टूबर 2009 कक्षा 9 से और इसी तरह से वर्ष 2010-11 से कक्षा 10 में भी लागू कर दिया गया। वर्तमान में कक्षा 1 से 10 तक सीबीएसई के जो विद्यालय हैं उसमें ग्रेडिंग सिस्टम से यानी सीसीई लागू है मित्रों और उनको ग्रेड्स ही दी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमने चर्चा की थी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय यह नहीं है कि रोज कोई परीक्षा ली जा रही है या बच्चों का नियमित कोई परीक्षण किया जा रहा है, यह इसका आशय नहीं है। केवल ग्रेड देना या बच्चे को पास फेल का सर्टिफिकेट देना यह भी सीसीई का अर्थ नहीं है। बच्चे को विभिन्न नामों से अभिहित करना यह भी सीसीई का अर्थ नहीं है। और बच्चों के अंदर जो परीक्षा का डर जो है, दबाव जो है वो कहीं बढ़ाना, ये प्रेरित करना, उस दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये भी सीसीई का जो है कोई अर्थ नहीं है। और बच्चे की प्रगति की तुलना अन्य बच्चों से करना ये भी सीसीई के मायने नहीं है मित्रों। सीसीई के उद्देश्य जो हैं वो ये है कि बच्चे को एक निश्चित समयावधि के पश्चात उसकी प्रगति को हमें जानना है। बच्चे को सीखने के क्षेत्र में जो कहीं कठिनाइयां आ रही है तो उनको हमें कम करना है और साथ ही साथ बच्चे के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का हमें पता लगाना है। बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का हमें कहीं न कहीं क्या करना है, पता लगाना है। और बच्चों का किस क्षेत्र में उनकी रुचि है इस बात का हमें पता लगाना है। ठीक है, बच्चों में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। परीक्षा के भय व दबाव से मुक्त करना है, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चों को स्व आकलन के लिए प्रेरित करना है। महत्व और विशेषताओं की जब बात करते हैं तो लगभग वही बात है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। बच्चे के अंदर परीक्षा को लेकर जो भय का कहीं वातावरण बनता है उसको बहुत कम करना है और छात्रों का कहीं के समग्र मूल्यांकन करना है। और हमने बात की थी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के 2 मुख्य क्षेत्र होते हैं, ज्ञानात्मक, दूसरा है सह ज्ञानात्मक या सह संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत किताबों की बात की जा रही है ना, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित जो ज्ञान बच्चे ने ग्रहण किया है उसको जानने का प्रयास हम संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। और ये जानने के लिए हम 2 प्रकार की परीक्षाओं का एक प्रकार से हम आयोजन करते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा होता है सुमेटिव असेसमेंट, ठीक है, जिसको एफए और एसए के नाम से हम जानते हैं मित्रों। और इसी तरह से आप देखेंगे सीबीएसई परीक्षा का आयोजन हम इस रूप में करते हैं। 2 टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होता है। अप्रैल से सितंबर तक फर्स्ट टर्म है, प्रत्येक 2 माह में एक बार एफए एग्जाम्स होते हैं, है ना, प्रत्येक 5 माह में ऐसे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप देखेंगे एफए एग्जाम्स जो हैं वो 4 होते हैं और ऐसे एग्जाम्स जो है बच्चों के कितने होते हैं, 2 होते हैं। और इसके साथ ही हमने ग्रेडिंग सिस्टम भी हमने देख लिया मित्रों। तो ग्रेडिंग सिस्टम में आप देख रहे हैं 91 से 100 के मध्य में अगर अंक बाहर है तो उसको A1 ग्रेड दी जा रही है मित्रों, जिसका श्रेणी बिंदु जो है वो 10 में से 10 माना गया है। तो जहां तक मेरा मानना है मित्रों, ये कक्षा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रही होगी और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सभी जो बिंदु हैं, जो इसका शिक्षण विधियों के जो सारे बिंदु हैं मित्रों, उनको 1 बाय 1 मैं क्लियर करता जाऊंगा। आप बस इन सब कक्षाओं का पूर्णतः आनंद लीजिएगा और निश्चित तौर पर सकारात्मक ऊर्जा के साथ इन वीडियोस को, इन कक्षाओं को पुनः सुनिएगा, देखिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। और एक बार पुनः आप सबसे आग्रह ये कर रहा हूं कि आज रात्रि 9 बजे का समय पूर्ण हो चुका था। बहुत सारे मित्रों ने पहले ही आग्रह कर लिया, इसलिए इसको कल यानी 25
मई तक हम इस ऑफर को एक्सटेंड कर रहे हैं। 9 बजे, सुबह 9 बजे तक ये ऑफर जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। जिन बच्चों को लगता है कि ये मेरे लिए उपयोगी है, उन बच्चों को जरूर आप सूचना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको निरंतर सकारात्मक ऊर्जा से पढ़ना है मित्रों। बस ये मौसम परीक्षाओं का आ ही गया है, गर्मी हमें परेशान नहीं करे, हमें तो पढ़ते रहना है क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचना है। और हमें इतना भी तनाव नहीं लेना है कि ये अंदर छोटी सी चिप है वो कहीं डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए बहुत बैलेंस के साथ आपको पढ़ाई करनी है। इसलिए जब भी आपको कुछ लगता है कि तनाव, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर 7-8 दिन में आपका एक छोटा सा ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें हंसने हंसाने की बात होगी, थोड़ा सा आपका मूड ठीक होगा। क्योंकि आप सोचिए, जब मन अच्छा नहीं है तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। इसलिए मन अच्छा किससे होता है? मनोरंजन से होता है। तो जब जब आपको मौका मिलता है, ठहाका लगाकर हंस लीजिएगा, थोड़ा मनोरंजन कर लीजिएगा, उसमें समय जाया नहीं होता है, हम पुनः पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सबको ढेर सारा मैं शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। अच्छे मन के साथ पढ़िएगा और निश्चित तौर पर मधुरम हिंदी आप सबके लिए जितना कर पाएगी उतना करने का पूरा प्रयास करेगी। आपकी कितनी अपेक्षाओं को मैं पूरा कर पाऊंगा इसका वादा तो नहीं है, लेकिन मेरी ओर से जितना मैं बेस्ट आपको दे पाऊंगा उतना पूरा का पूरा प्रयास मेरी ओर से रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।